नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस एनसीईआरटी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट के हमारे जो कुछ सेशंस रहे हैं उनमें हम एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये सीख मिले, हम ये सीख सकें कि किस प्रकार से क्या अप्रोच होती है एनसीईआरटीज को पढ़ने की, एनसीईआरटीज को समझने की, और यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन में किस प्रकार से वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो काफी सारे सेशंस हमारे इसके ऊपर हुए हैं और आज का जो पर्टिकुलर सेशन हमारा होने जा रहा है वो हो रहा है क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है उन्हें मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 5 पर आपको एक पाई चार्ट जो है वो बना हुआ दिखाई देगा। एक पाई चार्ट जो है वो बना हुआ दिखाई देगा, इंडिया लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। देखिए, जनरली हम जब भी सिलेबस को देखते हैं, ज्योग्राफी के सिलेबस को देखते हैं, तो हम एक पार्ट देखते हैं कि ज्योग्राफी के सिलेबस का एक मेजर पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, एक मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, हिंदी में मानव भूगोल। अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? ठीक है, सिर्फ अगर आप चीजों को रट लेते हैं तो फिर काम चलेगा नहीं, हम इतनी डेप्थ में, इन डेप्थ जो है चीजों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम चीजों को समझने का प्रयास करें, कोशिश करें कि हाँ इन चीजों को समझा जाए, तो फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत जबरदस्त रिलेशन, संबंध जो है वो देखने को मिलता है, और उस संबंध को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पाई चार्ट में देखें तो ये पाई चार्ट जो है वो बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच का संबंध जो है, रिलेशन जो है वो हमें दिखाता है। कैसे दिखाता है? देखिए, अगर आप इस पाई चार्ट को देखेंगे तो इसके अंदर 3 मेजर ब्लॉक्स जो हैं वो बने हुए हैं। पहला जो ब्लॉक बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा हुआ है 27%, 27%, और ये पार्ट दिखाता है प्लेटूज को, पठारों को। कलर जो यूज किया हुआ है प्लेटूज, पठारों को। सेकंड पार्ट हमें दिख रहा है 30% का, 30% का, और ये 30% वाला पार्ट जो है वो दिखा रहा है माउंटेन्स को, पर्वतों को। नेक्स्ट जो एक बड़ा पार्ट निकल करके आ रहा है, तीसरा पार्ट जो निकल करके आ रहा है, वो उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 43%, जो कि किसे दिखा रहा है? प्लेन्स को, मैदानी भाग को। अभी क्या दिखा रहा है? देखिए, बेसिकली इंडिया की जो मेजर रिलीफ्स है, भारत में जो प्रमुख उच्चावच या स्थलाकृतियां हैं, उनको दिखा रहा है कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल जो एरिया है, उसका 43% एरिया जो है वो प्लेन एरिया में आता है, मैदानी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। मतलब ज्यादातर पार्ट जो है वो हमें प्लेन एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। इसी फैक्ट को यूपीएससी जो है वो आपसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछ सकती है। जस्ट आप यहाँ पर फैक्ट रट रहे हैं, लेकिन यूपीएससी ने थोड़ा सा इसको घुमा करके पूछ लिया कि एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो प्लेन्स देखने को मिलते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, आप यहां तक जब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही बात है, आप झट से उसको टिक कर देंगे। लेकिन आगे उन्होंने इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया होगा। सबसे ज्यादा प्लेन्स देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा मैदान देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हमें प्लेटूज देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पर्वत देखने को मिलते हैं। अब आपने यहाँ वाला डेटा जो है उसका कंपैरिजन देखा ही नहीं, या आपको याद भी है तो भी आपने, अगर रट भी लिया है तो भी आपने
उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा ही नहीं और आप सोचेंगे कि हाँ प्लेन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, मैदानी भाग जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, आपने सीधा का सीधा उस ऑप्शन को करेक्ट कंसीडर कर लिया, उस स्टेटमेंट को करेक्ट कंसीडर कर लिया और आगे बढ़ गए, बस मेरा तो सब सही हो गया। बाद में जब पता चलता है तो हम तो गड़बड़ करके आ गए, बहुत बड़ी गड़बड़ जो है, ब्लंडर एरर जो है वो करके आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डेटा क्यों दिया गया है? इस टाइप का डेटा जो है जस्ट आपको रटने के लिए नहीं दिया गया है कि प्लेन एरिया इतना है, 30% जो है वो माउंटेन्स देखने को मिलता है, 27% जो है वो प्लेटूज देखने को मिलते हैं। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि हम ह्यूमंस के लिए आर्थिक गतिविधियां जो हम करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम करेंगे, उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? हम प्लेन एरियाज के अंदर क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे। तो अब अगर एग्रीकल्चर करना है, हमें खेती करनी है, तो हम ना तो प्लेटूज में जाकर के करेंगे ना ही माउंटेन्स में जाकर के करेंगे। हम किस क्षेत्र में करेंगे? प्लेन एरियाज में करेंगे। तो अब इस प्लेन एरिया क्या हो गया हमारे लिए? एक रिसोर्स हो गया, एक संसाधन हो गया ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए। मानव खुद भी एक संसाधन है। इसी चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो मानव खुद भी एक संसाधन है, और हमारे लिए एक और संसाधन जो है वो बन गया ये प्लेन। ये मैदान जो है वो एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह काम आएंगे और हम इस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो करते हुए देखे जाएंगे। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो हो सकती है, लेकिन एक मेजर एक्टिविटी जो है, प्राइमरी एक्टिविटी हमें देखने को मिल जाएगी, एग्रीकल्चर, कृषि जो है वो यहाँ पर होती हुई हमें दिखाई दे जाएगी। अब हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हमारे लिए ये जमीन ज्यादा काम की नहीं है, ये लैंड एरिया जो है वो ज्यादा काम का नहीं है, ये लैंड एरिया जो है वो ज्यादा काम का हमें दिखाई देता है। ऐसे ही अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं तो माउंटेन्स अगर मैं नेचुरली बात करूं तो सबसे पहले तो रिवर्स जो है वो इनसे जनरेट होती है। नदियां जो है वो उनकी उत्पत्ति जो है वो हमें माउंटेनियस रीजन से ही देखने को मिलती है, पर्वतीय क्षेत्रों से ही देखने को मिलती है। तो एक मेजर रिसोर्स जो हमें यहाँ से मिलेगा वो क्या होगा? रिवर्स जो है वो यहाँ से एक मेजर रिसोर्स के रूप में हमारे सामने निकल करके आएंगे। इसके अलावा घूमने जाएंगे आप लोग, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भी टूरिज्म या रिक्रिएशन या एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सौंदर्य के रूप से या पर्यटन के रूप से, तो अगेन देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा किस भरोसे चलती है, किन क्षेत्रों के भरोसे चलती है? जो प्राकृतिक सुंदरता जो होती है, नेचुरल एस्थेटिक सीन्स जो होते हैं, सिने जो होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अगेन रिवर्स, टूरिज्म, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन क्या हो जाएगा? ज्यादा काम का हमें देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम और एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाएगा। पन विद्युत या जल विद्युत जिसे हम कहते हैं, वहां उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो अगर यहाँ वाटरफॉल्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, पानी जो है वो ज्यादा तेजी से नीचे उतरता दिखाई दे रहा है, पानी के ऊपर हम डैम बना सकते हैं, रिवर्स आ रही है बहुत ज्यादा, तो हम उनके ऊपर डैम बना सकते हैं, डैम बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, बहुत सारे यूजेस जो हैं वो हमें और देखने को मिल सकते हैं। देन प्लेटूज वाला रीजन क्या काम आएगा सर? प्लेटूज वाला रीजन जो है वो मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का होने वाला है। खनिज जो है वो हमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक सांद्रता, कंसंट्रेशन जो है वो हमें दिखने वाली है कहां पर? प्लेटूज में, पठारों में। तो अब हम इनको किस नजरिए से देखने लगे हैं? इस पाई चार्ट को समझने के बाद हम किस नजरिए से इसको देखने लगे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रटने के लिए एक डेटा नहीं था कि प्लेन्स जो है 43% है, माउंटेन्स जो है वो 30% है और प्लेटूज जो है वो 27% है। रटने के लिए डेटा नहीं था, ये समझने के लिए आपके लिए कि भारत जो है उसमें रिसोर्सेज का बंटवारा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना अच्छा है। देखिए हम सारी तरह की एक्टिविटीज जो कि लैंड फॉर्म्स में हो सकती हैं, उन सब के हिसाब से अगर हम देखें तो हम सब में रिच हैं। हमारे पास अच्छी खासी एग्रीकल्चर लैंड है या प्लेन एरिया है हमारे पास में अच्छा खासा, हमारे पास में माउंटेनियस रीजन जो है वो अच्छा खासा है, वहां पर हम कुछ अलग टाइप की एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं, उनको अलग टाइप के रिसोर्सेज के रूप में काम में ले सकते हैं। प्लेटूज जो हैं वो भी हमारे पास अच्छे खासे हैं, जिनसे कि हमको मिनरल रिसोर्सेज जो है वो अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो एनसीईआरटीज जो है उनको कुछ इस ढंग से पढ़ा जाता है, इस तरीके से इन चार्ट्स को समझा जाता है कि एक लाइन जो है वो एक इंग्लिश में जो कहावत होती है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का जो आपके अंदर जो एक टेंडेंसी जो है वो डेवलप हो जानी चाहिए कि आप उन चीजों को समझ सके, जो वो बात बताना चाहते हैं उन चीजों को आप समझ सके। तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी जो है
वो पढ़ते हैं। ये हमारी अप्रोच होती है एनसीईआरटीज को पढ़ने की। ये जस्ट एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको बताया। अगर आप इसी तरीके से एनसीईआरटीज को पढ़ना चाहते हैं, यही तरीका अपनाना चाहते हैं कि हाँ सर हम चाहते हैं कि एनसीईआरटीज को इस तरीके से पढ़ करके हम अच्छा नॉलेज ग्रेस्प करें ताकि हम यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकें, तो हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच जो है वो अवेलेबल है आप सभी के लिए। एनसीईआरटी आंदोलन बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें खुद ओजांग सर जो हैं वो आपको सिखाते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की क्या अप्रोच होती है, किस तरीके से हम एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं ताकि ये जो वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड जो है, इसे किस प्रकार से क्रैक किया जा सकता है। पॉलिटी को कैसे समझ सकते हैं हम, इकोनॉमी को कैसे समझ सकते हैं, हिस्ट्री को कैसे समझ सकते हैं, ज्योग्राफी को कैसे समझ सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है वो आप सभी के लिए अवेलेबल है। मात्र 6,000 रुपए में ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जिसमें कि लाइव क्लासेस जो है वो आपको दी जाती हैं ओजांग सर की। ओजांग सर जो है वो लाइव आपको पढ़ाते हैं। एनी टाइम लर्निंग ऐप जो हमारी ऐप है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम आपको पढ़ाते हैं, ओजांग सर जो है वो आपको पढ़ाते हैं। तो कुछ ये अप्रोच जो है वो हमारी होती है एनसीईआरटीज को पढ़ने की, एनसीईआरटीज को समझने की। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को हम और डिस्कस करेंगे, जिससे समझेंगे कि एनसीईआरटीज की क्या डिमांड है, एनसीईआरटीज क्या हमसे समझाना चाहती है हमें, और हम उन्हें समझ करके हम उन्हें बस रटते रह जाते हैं। डेटा फिगर्स जो हैं उनको रटते रह जाते हैं कि हाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये ऐसा है, ये इतना ऊंचा है, ये इतना नीचा है। बस हम सिर्फ रटने में ही रह जाते हैं। उनको समझने का कभी प्रयास जो है वो हम करते ही नहीं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा सभी को। थैंक यू एवरीवन।